नमस्कार स्टूडेंट्स। तो कैसे हो क्लास 8th के स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 8th की एसएसटी की जो न्यू बुक आई है, समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे, यानी उसका पार्ट 1 है, भाग 1 है। आपको बता दूं कि क्लास 8th की एसएसटी की अब एनसीईआरटी ने 2026 में 2 बुक जारी की है। पहली बुक का नाम है समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे भाग 1। भाग 2 अभी नहीं आया है, जब आ जाएगा मुझ करवा दूंगा। मैं बता दूं कि मैं जो पहली बुक है आपकी समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे, उसको मैंने शुरू कर दिया। इसका पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। जिन जिन बच्चों ने नहीं देखा प्लीज़ जाके देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम इस बुक का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि यह चैप्टर इजी भी है लेकिन लॉन्ग चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा लंबा चैप्टर है। मैंने जो आपका पहला चैप्टर था प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग, उसको 5 वीडियो में कवर करवाया था, ठीक है। और ये दूसरा चैप्टर है भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। इसे कम से कम 8 से 10 वीडियो में कवर करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही लंबा चैप्टर है। आपको भी समझ नहीं आएगा, जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे आपको तब समझ आएगा। मैं इसको इतनी वीडियो में क्यों खींच रहा हूँ, क्योंकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ आए। रट्टा मैं नहीं लगवाने वाला, आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। तो ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको इंट्रोडक्शन ही दूंगा। टॉपिक हम कल से स्टार्ट करेंगे, यानी पार्ट 2 जब मैं डालूंगा ना उससे स्टार्ट करेंगे। आज इंट्रोडक्शन देंगे कि क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो आपके ट्यूशन में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 2 ये रहा, भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। पहला चैप्टर तो हमारा हो गया था कल, आज हम दूसरा स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं बता दूं कि यह क्वेश्चन दे रखे हैं 3 क्वेश्चन। इनको हम करेंगे लास्ट में, जब क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो आएगी तब करेंगे, क्योंकि इन्हें अभी करने का कोई मतलब है नहीं। अभी आपने पता ही नहीं है आपको चैप्टर में होगा क्या, तो आप करेंगे कैसे, ठीक है। स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में आपको एक माइंड मैप की तरह दे रखा है, ताकि आपको पता लगेगा कि किस काल में, यानी किस समय में क्या क्या चीज़ की शुरुआत हुई थी और क्या क्या चीज़ का अंत हुआ था, ठीक है। तो इसमें मेनली आपको समय का बता रखा है कि सन 1200 से लेकर 1500 तक क्या क्या हुआ था, किस चीज़ का भारत में आगमन हुआ था। देखिए, सन 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। अभी आप कुछ मत याद रखिए, अपने दिमाग में खाली कर दीजिए। अब आप यही पढ़िए कि सन 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी, यानी दिल्ली में मुगल आए थे। और 1200 से लेकर 40, 80, उसके बाद 1320, ठीक है। 1206 के बाद 1320 में क्या हुआ था? 1320 में मेवाड़ साम्राज्य की पुनर्स्थापना, यानी 1326 में मेवाड़ साम्राज्य की पुनर्स्थापना हुई थी, ठीक है। अभी आपको क्या पढ़ा आपने? देखिए, सन 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी और 1326 में आपके मेवाड़ साम्राज्य की पुनर्स्थापना हुई थी। सिंपल, आपने 2 चीज़ें पढ़ी, सिंपल। और फिर आपका 1336 में अपने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में डिटेल में आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप मोटा मोटा आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। कब? 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, सिंपल 3 चीज़ें हमने पढ़ ली। और 1347 में बहनमनी सल्तनत की स्थापना हुई थी, ठीक है। इन सभी के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, केवल अभी आप मोटा मोटा पकड़ लीजिए कि किस समय में क्या हुआ था। 1347 में बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई थी, सिंपल। और 1398 में दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण, ठीक है। 1398 में दिल्ली पर किसने आक्रमण किया था? तैमूर का आक्रमण, सिंपल। और 1498 में पुर्तगालियों का भारत में आगमन, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पेपर में कई बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 1498 में पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ था, सिंपल। क्या क्या पढ़ा? 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना, 1326 में मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना, और 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, और 1347 में बहमनी सल्तनत की स्थापना, और 1398 में दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण हुआ था, तैमूर ने किया था। और 1498 में पुर्तगालियों का आगमन, सिंपल मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया क्या क्या हुआ था, ठीक है। समय में आप याद रखना 1200, 1300, 1400, ठीक है, वही है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमने वो तो पढ़ लिया, चित्र दे रखा था क्या हुआ था, ठीक है। अब पढ़ेंगे इस चैप्टर में, पढ़ेंगे क्या मेनली। देखिए, इस अध्याय व अगले अध्याय में वर्णित कालखंड को प्राय भारतीय इतिहास के मध्यकाल का उत्तरार्ध कहा जाता है। यानी इस चैप्टर, जो इसका अगला चैप्टर है मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना, हम उस चैप्टर में भी भारत के इतिहास के मध्यकाल को पढ़ेंगे। देखिए, मैं बता दूं कि भारत का इतिहास 3 कालों में बटा हुआ है। पहला, ठीक है, पहला हमारा इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है, प्राचीन काल, फिर मध्यकाल, फिर है आधुनिक काल, ठीक है। मैंने क्या बताया कि भारत का इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल में हम जी रहे हैं आज के मनुष्य, ठीक है। पहले भी मनुष्य थे, ठीक है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। लेकिन इस चैप्टर में जो इसका अगला चैप्टर है, उसमें हम मेनली भारत के मध्यकाल में जो इतिहास था उसके बारे में पढ़े थे, उसमें क्या क्या हुआ था मध्यकाल में, ठीक है। मध्यकाल 2 कालों का बीच का है, मतलब 2 कालों के बीच का समय, जो मैंने आपको बता दिया। यूरोपीय इतिहास सामान्य रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जो 5वीं शताब्दी से लेकर पुनर्जागरण तक के लिए प्रयुक्त होता है। यानी
आपको बता दूं कि बहुत पहले मध्यकाल में रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इसी के बारे में आप क्लास 11th में पढ़ेंगे मेनली। अभी आपको बता दूं कि रोमन साम्राज्य एक साम्राज्य था जो रोम में फैला हुआ था, जो मतलब यूरोप में था। रोमन साम्राज्य का पतन कब हुआ था, यानी रोमन साम्राज्य का विनाश हुआ था 5वीं सदी, ठीक है। इस चैप्टर में यहाँ यूरोपीय इतिहास सामान्यतः रोमन साम्राज्य के पतन के बाद से लेकर पुनर्जागरण के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप का सांस्कृतिक पुनरुत्थान ग्रीक तथा रोम काल एवं साहित्य के पुनर्वेषण द्वारा प्रेरित था। यानी 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक यूरोप का जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान था ना, वो रोम कला व साहित्य पर निर्भर करता था, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं जो यूरोप के इतिहास की, यानी यूरोप के हम इतिहास की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैसे उसका इतिहास रहा। एक समय इसे आधुनिक विज्ञान के विकास से पूर्व के अंधकार युग के रूप में देखा जाता था, यानी 14वीं से लेकर 16वीं सदी तक को आधुनिक विज्ञान के विकास के रूप में, अंधकार के रूप में देखा जाता था, ठीक है। चूंकि भारत और यूरोप के इतिहास बहुत भिन्न है, अतः मध्यकाल शब्द का प्रयोग दोनों के लिए नहीं होता। यानी तो इस लाइन में बता रखा है कि भारत और यूरोप का इतिहास भिन्न है। आपको पता है कि यूरोप की हिस्ट्री अलग है और भारत की हिस्ट्री अलग है, इसलिए हम मध्यकाल शब्द का प्रयोग दोनों के लिए नहीं कर सकते। हम यह नहीं कर सकते कि जो भारत का इतिहास का मध्यकाल था वो यूरोप का भी रहेगा, दोनों का अलग है। इतिहासकार भी सदैव इस बात पर सहमत नहीं होते कि भारत में यह किसी काल के संदर्भ में उपयोग किया जाए। यानी इतिहासकारों में मतभेद है कि भारत के इतिहास को कालों में नहीं बांटना चाहिए, वो उसमें मतभेद करते हैं। कुछ इतिहासकार इसे अच्छा मानते हैं, कुछ नहीं मानते कालखंड को। हम कभी कभी मध्यकाल का प्रयोग करना होगा, किंतु हमारे लिए मूलतः 11वीं से लेकर 17वीं शताब्दी का कालखंड है। यानी हम मध्यकाल शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मध्यकाल का समय था 11वीं से लेकर 17वीं सदी, ठीक है। जिस बच्चे को मध्यकाल भी नहीं याद होता तो वो याद रखे कि मध्यकाल का समय था 11वीं से लेकर 17वीं सदी तक, उसे ही मध्यकाल कहते हैं। कि इस समय के बीच जो चीजें हुई थी ना, उसे हम मध्यकाल का इतिहास कहते हैं, 11वीं से 17वीं सदी के बीच का समय। अतीत के चित्रपट अध्ययनों से हमें यथासंभव कम तिथियों रखने का प्रयास किया है, केवल उन्हीं को रखा जो महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदुओं को रेखांकित करती हैं। यानी हमने हिस्ट्री में उन्हीं डेटों को रखने का प्रयास किया जो इंपॉर्टेंट है। मैंने आर्थू फार्थू इन डेटों को रखने का प्रयास नहीं किया, जो इंपॉर्टेंट है हमने वो डेटों को रखा है। आपको उन अध्यायों में समय रेखा का बार बार अवलोकन करना होगा, यानी आपको हिस्ट्री में डेट्स को बार बार अवलोकन यानी उनको पढ़ना होगा। मानचित्र का भी अवलोकन करना होगा, क्योंकि मानचित्र आपको उस भूगोल की कल्पना करने में सहायक होगा जिसे सोना आम लोगों, व्यापारियों, विद्वानों, आध्यात्मिक व्यक्तियों, संतों द्वारा पार किया जा सकता है। यानी हमें हिस्ट्री में मानचित्र का भी अध्ययन करना होगा, जिससे हमें जो ये सब है सेना, आम लोग और व्यापारियों, विद्वानों, आध्यात्मिक व्यक्ति, यानी इनके बारे में हमें पड़ेगा कि ये किन किन क्षेत्र में फैले हुए थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वाला समझ आ गया होगा इंट्रोडक्शन में। यानी मेनली इसमें बता रखा है कि इसमें पहले दे रखा है कि यूरोप का इतिहास कैसा था मध्यकाल में, यूरोप का इतिहास 11वीं से लेकर 17वीं सदी तक कैसे था, ठीक है। फिर उसकी भारत की हिस्ट्री से कंपेयर की गई है मध्यकाल में, ठीक है। फिर हमें बता रखा है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। एक और ये मैप दे रखा है, माइंड मैप। हमें अभी हम माइंड मैप पढ़ लेते हैं, इनके बारे में फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्लीज़ इनको अभी पढ़ लो, अभी याद कर लो, इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए 1520 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर की वजह से मुगल साम्राज्य की स्थापना। देखिए आपको पता है कि पानीपत का युद्ध हुआ था, तो पहला पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, जहाँ बाबर की विजय हुई थी और मुगल साम्राज्य ने मुगल भारत में आए और मुगलों की जीत हुई, सिंपल। उसके बाद क्या हुआ कि 1526 के बाद कि 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। 1556 में दूसरा युद्ध हुआ जिस पर अकबर की विजय हुई, ठीक है। पहला युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें बाबर की जीत हुई थी, जो दूसरा हुआ था उसमें अकबर की जीत हुई थी, ठीक है। पहला 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में हुआ था, सिंपल। हम अभी पढ़ते जा रहे हैं कि किस समय में क्या क्या हुआ था, जो आपके चैप्टर में अभी आएगा। मैं अभी इसे फालतू में नहीं पढ़ा रहा, ये आपके चैप्टर में डिटेल में भी आएगा, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। फिर क्या हुआ था 1556 में तलीकोटा का युद्ध, विजयनगर साम्राज्य का पतन। देखिए मैंने आपको बताया था कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य एक साम्राज्य था, विजयनगर मेनली या दक्षिण भारत में था, साउथ इंडिया में था। यह बहुत अमीर साम्राज्य था, बहुत ही अधिक अमीर एम्पायर था। और 1556 में एक तलीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसे राक्षसी तागड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। उसमें विजयनगर साम्राज्य की सेना हार गई थी और 1556 में विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में इससे आएगा ही आएगा क्वेश्चन। 1576 में क्या हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। उसमें महाराणा प्रताप पीछे हटने पर विवश हुए। यानी इस पर जो 1556 में हल्दी घाटी का युद्ध, आपने हल्दी घाटी से संबंधित नाटक भी कई देखे होंगे, उसमें महाराणा प्रताप जी पीछे हटने पर मजबूर हो गए थे। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे क्यों, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था 1600 में कुछ नहीं हुआ था, 40 तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 1671 में सराय घाट का युद्ध, आहोमों द्वारा मुगलों की पराजय। यानी 1671 में
सराय घाट का युद्ध हुआ था। जो अहोम राजा थे, जो आसाम के अहोम राजा थे ना, उन्होंने मुगलों को हरा दिया था 1671 में, सिंपल। फिर क्या हुआ था, 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की नींव रखी गई थी। आपको पता है कि गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के बहुत अधिक प्रसिद्ध गुरु थे, ठीक है। उन्होंने 1659 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी थी और सिखों की 5 प्रतीकों का वर्णन किया था, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उसके बाद सीधा 1754 में क्या हुआ, दिल्ली पर मराठा का नियंत्रण हुआ, यानी 1754 में दिल्ली पर मराठाओं का नियंत्रण स्टार्ट हो गया। फिर क्या हुआ, 1799 में सिख साम्राज्य की स्थापना, फिर 1799 में सिख साम्राज्य की स्थापना कर दी गई, सिंपल। हमने जो जो पढ़ा प्लीज़ उनको अपनी कॉपी में लिख देना। मेरी बात मान लीजिए, एक बार ने आप कॉपी में लिख दीजिए, जो समय में मतलब जिस काल में जो जो हुआ था उसे आप अपनी कॉपी में लिख के याद कर लीजिए, बहुत फायदेमंद है, ठीक है। उम्मीद है आपको इंट्रोडक्शन भी समझ आ रहा होगा। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन समाप्त हो जाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा कि 1200 से लेकर 1480 के बीच क्या क्या हुआ, हमने वो पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, हमें और यूरोप के इतिहास के बारे में हमने क्या क्या आगे पढ़ना है, हमने वो पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि 1520 से लेकर 1800 तक के बीच क्या क्या हुआ, महत्वपूर्ण घटनाएं हमने वो पढ़ी, ठीक है। इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। मेनली हम इस चैप्टर में जो मैंने अपने माइंड मैप बताया ना, यही पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं पार्ट 2 में, जिसमें हम अपने इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मैप वगैरह सब मैं करवा दूंगा पार्ट 2 में। इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए बनाया अलग वीडियो, क्योंकि इंट्रोडक्शन सभी बच्चों को ये चैप्टर समझ नहीं आता। इंट्रोडक्शन से आपको आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। पार्ट 1 जिन बच्चों ने अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो मिलते हैं बड़ी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पार्ट 2 में।